गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वेग स्थिरांक और अवक्रिया की कोटि। तो बच्चों, आज हम पहले डिस्कस करते हैं वेग स्थिरांक, है ना। वेग कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट कांस्टेंट। What is rate constant? हर देखा तो यानी वेग स्थिरांक क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, वेग स्थिरांक का मतलब होता है जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, समान रिएक्शन लिखी मैंने कोई एक गिब्स उत्पाद, मैंने लिखा एक गिब्स उत्पाद। अब बेटा हम कह रहे हैं t इक्वल टू 0 पर इसकी सांद्रता हमने ए मान ली, इसकी 0 मान ली, है ना। तो t इक्वल टू t समय बाद, t बराबर t समय बाद इसकी सांद्रता में कुछ तो कमी हुई होगी ना, तो ये कमी यहाँ कुछ बना होगा वो x है बेटा, जितना खर्च हुआ उतना बना। तो वेग स्थिरांक इसमें क्या होता है बेटा कि अवक्रिया दर नियम में, अवक्रिया वेग नियम में, दर समीकरण में या वेग समीकरण में क्या होता है, उसकी दर और अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी, अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी का अनुपात कहलाता है वेग स्थिरांक। जैसे हम लिख रहे हैं इसका दर बराबर ए माइनस, यानी कि दर जो होती है वो इसके समानुपाती होती है। समानुपाती उठाने के लिए हम लोग बराबर लगाते हैं, कोष्ठ लगाते हैं t। जो कांस्टेंट आया ये t, ठीक है ना, उसका नाम है बेटा वेग स्थिरांक। इसका नाम क्या है, वेग स्थिरांक। यानी अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हुई, b माइनस एक्स कमी हुई, ठीक है ना। तो वो कमी बराबर दर और यहाँ पर क्या है इंटू k, इसको हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। इसको हम दर्शाते हैं t से, ठीक है बेटा। अभी हम लोग आपको आगे इसका मात्रक निकालना भी सिखाएंगे आप लोगों को। इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं। वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है बेटा वो किसी भी अवक्रिया में फिक्स नहीं होता है। कोटि चेंज होने के साथ साथ अवक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भी बदलता रहता है। यानी हम लोगों को अवक्रिया की कोटि पता है तो हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक बाद में कराएंगे आपको, वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना। पहले हम आपको ले चलते हैं कोटि की ओर। तो अगली हेडिंग है क्या, अवक्रिया की कोटि। अवक्रिया की कोटि, इनसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अवक्रिया की कोटि। बात करते हैं हम लोग अवक्रिया की कोटि क्या होती है। मैंने आप लोगों को वेग नियम पढ़ाया है ना, तो दर नियम है मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो दर नियम में अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिकारकों की सांद्रता पदों की जो घात होती है वो उसकी कोटि कहलाती है। अगर किसी अवक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो उन अभिकारकों की जो कोटि है या जैसे समझ लो उनकी सांद्रता पदों की जो घात है, उनकी सांद्रता पदों की घातों का समस्त योग या समग्र योग क्या कहलाता है, अवक्रिया की समग्र कोटि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, हमारे पास एक गिब्स उत्पाद है ना। अब मैंने इसका वेग नियम मान लो, मैंने बताया था वेग नियम हम कभी भी अपने हिसाब से नहीं दे सकते हैं। वेग नियम जो होता है वो निर्धारित किया जाता है प्रायोगिक विधि द्वारा। तो मैंने इसका वेग नियम लिखा, वेग बराबर के ए की पावर, मान लो मैंने लिख दिया 2। कितना लिख दिया मैंने, ए की पावर लिख दिया मैंने 2। मान लो अवक्रिया कोटि 2 है, एक सांद्रता लिखनी है 2, तो हम क्या कहेंगे बताइए, इस अवक्रिया की कोटि क्या है। तो देखो सांद्रता परिवर्तन कितनी है, 2 है, तो कोटि बराबर 2, अवक्रिया की कोटि बराबर, मैंने लिखा a प्लस बी गिब्स उत्पाद,
मैंने यहाँ पर वेग नियम लिखा, वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये वेग नियम है। आपसे पूछा है अभिक्रिया की कोटि बताएं, तो कोटि क्या निकल के आएगी, घातों का योग, शांतापदों घातों का समग्र योग 1+2, कोटि बराबर 3। बड़ा क्लियर हो गया। यानी हम लोग कोटि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक चीज पूछ सकता है, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर मान लो हमने लगाया, हमने कोई रिएक्शन लिखी, इसमें ले लो, जैसे मान लो ये लिखा मैंने ए की घात 1 बी की घात 2, मैंने ये लिखा। अब मैंने आपसे कोटि नहीं पूछी, समग्र कोटि मैंने आपसे नहीं पूछी, मैं कह रहा हूं बताइए ए के सापेक्ष, इस ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या है। ए के सापेक्ष का मतलब होता है कि ए की पावर कितनी है ना, यानी ए की शांतापदी घात कितनी है। आपसे पूछेगा ए की, तो हम कहेंगे कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर 1। ऐसे बी के सापेक्ष पूछता है तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, सापेक्ष से आपसे पूछ सकता है भाई इसके सापेक्ष कितनी है, उसके सापेक्ष कितनी है। और समस्त कोटि पूछता है, समग्र कोटि पूछता है, समग्र कोटि में जोड़ दो, 2 हो 3 जितने भी हो जोड़ दो, ठीक है ना, तो वो उसकी समग्र कोटि होती है। और किसी एक के सापेक्ष पूछे तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इतनी बस सब लोग क्लियर हो गई। अब बात आती है अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है, यानी अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि के प्रकार। तो देखिए कोटियों के प्रकार तो बहुत होते हैं, लगभग 4 प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल शून्य कोटि है और प्रथम कोटि है, ठीक है ना, इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। इंटर सिलेबस में बेटा केवल 2 ही कोटि है, शून्य और प्रथम एनसीईआरटी बुक में, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो पहली होती है प्रकार का क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इतनी चीज हम लोगों को पढ़नी है, शून्य कोटि पढ़नी है और प्रथम कोटि पढ़नी है। तो हम लोग बात करते हैं पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, तो ये क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो देखिए वैसे हम नॉर्मल और परिभाषा बनाए तो हम बना भी सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मान लो कि यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का कुल योग कितना होता है, 0 होता है। जैसे हमने लिखा वेग बराबर के, कोई अभिकारक मान हमने के मान लिया, ए की पावर 0 है, 0 है ना, मैंने कहा था कोटि वह होती है, अभिकारक घात कैसी हो उसके बराबर हो वही होती है उसकी कोटि, ठीक है ना। 1 होगी तो प्रथम कोटि की, 2 होगी तो द्वितीय कोटि की, और 0 होगी तो शून्य कोटि की। तो यहाँ पर घात कितनी होगी, 0। तो ये परिभाषा ही लिख सकते हैं हम लोग, पर लेकिन मान लो हमने इस समीकरण को हमने लिखा समीकरण को, इस समीकरण से हम लोग एक परिभाषा और बना सकते हैं कोटि की, एक परिभाषा हम लोग और क्या बना सकते हैं, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के क्या आएगा, वेग बराबर के ए की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, निकल के क्या आ गया, वेग बराबर के। इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, इसलिए हम लोग ये पता चल रहा है कि जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया का दर नियम है, उस अभिक्रिया के दर नियम में जो वेग है और जो वेग स्थिरांक है ना, यानी जो वेग स्थिरांक का मान है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहाँ पर कहीं अभिकारक की सांद्रता है क्या, कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है उदाहरण कौन कौन से हैं, एक बात ध्यान रखना, जो कोटियां हैं वो कोटि भी कैसे है, प्रायोगिक है, क्योंकि जो दर समीकरण प्रायोगिक है और दर समीकरण से हम लोग कोटि निकालते हैं, तो कोटि भी कैसी प्रायोगिक है। हम लोग रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते हैं ये किस कोटि की होगी। 2 ही तरीके, या तो हमें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी,
कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, और या फिर तरीका ये है कि हम लोगों को पहले हम लोगों को कोई उनका प्रयोग हमने किया हो, या फिर ये तरीका है कि हम लोगों को वो देखा हो, लोगों के ये इस तरह की कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, तो मैं बता दूं आप लोगों को कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे कि 2N2O, इसको हम लोग गर्म कर देंगे 2N2O को, तो यहां बन जाएगा 2N2 + O2। इसका दर्जन हम लोग लिखते हैं दर बराबर के N2O की पावर कितनी आएगी यहाँ बेटा 0। ये मत देखो आएगी मोल कितनी है, वही दर वजह से कुछ नहीं है ये बेटा, ये तो प्रायोगिक मान है कि उसकी दर की घात कितनी होगी। ठीक है बेटा, ये वाला एग्जांपल हो गया। एक ये वाला आता है 2HI gives H2 + I2, इसका दर हमारा मालूम लिखे दर बराबर के HI की पावर कितनी है बेटा 0। ठीक है साहब, कितना हो गया। पर लेकिन ध्यान रखना, अगर गिब्स के ऊपर यहाँ पर अगर कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो कौन सी की है शून्य कोटि की। अगर इसको गर्म करेंगे तो आगे बताएंगे रिएक्शन आएगी द्वितीय कोटि की होती है। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके बाद में एक और होती है H2 + Cl2, गिब्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा 2HCl। तो ये अभिक्रिया कैसी है आपकी, ये अभिक्रिया आपकी है शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक क्लियर होगी चीजें। अच्छा, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो पहली बात तो यही है कि अभिक्रिया की जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और दूसरा पॉइंट जो अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ क्या होती है परिवर्तित भी होती है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो पूर्ण अभिकारक एक नियत समय के उत्पाद में बदल जाती है। अगला पॉइंट क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के उत्पाद है वो एक नियत समय में उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा। उसके बाद में हम ग्राफ की बात करते हैं हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो जो सांद्रता और समय के मतलब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो क्या है उसका ग्राफ किस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो उसका स्लोप है, इसका मतलब होता है कि स्लोप आता है जिसे हम ढाल बोलते हैं, वो स्लोप आता है इसका 0। स्लोप कैसा है 0। फिर स्लोप कब आएगा देखो शांता होगी, तो शांता है बिल्कुल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियत है तो शांता उसकी, उसका मतलब क्या है स्लोप नहीं होगा, इसलिए इस तरह से स्ट्रेट बनाते हैं स्लोप जब 0 होता है तब। ठीक है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया का हम लोग सांद्रता कंसंट्रेशन और समय टाइम कीमत ग्राफ खींचेंगे, इस प्रकार की रेखा निकल के आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होगी आप लोगों की, है ना। अब आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण भी है बेटा। वो समीकरण क्या है वो देखें, जैसे मान हमने लिखा एक उत्पाद हमने लिखा, ठीक है ना। अब उत्पाद हमने लिखा तो देखिए हमें पता है कि दर क्या होती है dx/dt होती है, इसको बोलते हैं वेग या दर बोलते हैं हम लोग, dx/dt यानी दर। ठीक है ना, दर को हम लोग वेग भी कह देते हैं, और अवकल भाषा में अवकलित भाषा में हम क्या कहते हैं इसको dx/dt। संबंध प्राय में आप लोगों को तब इसकी बताई थी कि दर को हम लोग dx/dt भी कह देते हैं। देखिए इसका अवकलन होता है समय के सापेक्ष। ठीक है बेटा, तो dx/dt बराबर के एक की सांद्रता 0 होगी, उसको लिखो या मैं तो एक होता है, तो dx/dt बराबर कितना हो गया k हो गया, है बेटा। अब क्या करते हैं dx बराबर k dt कर दो समय के साथ, इसको हमने dt और पश्चांतर हम लोगों ने कर दिया, पश्चांतर कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे dx/dt यानी k dt हो गया, इसका हम क्या करते हैं समाकलन करेंगे हम लोग k dt का, इसका समाकलन और इसका समाकलन। जब हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, इसका समाकलन करेंगे x बराबर यहाँ पर जो k होगा उस k का समाकलन कितना होगा कि दोबारा आएगी, इस कांस्टेंट होते समाकलन करना नहीं आता वो देख लेंगे ना। और यहाँ पर हम लोग करेंगे dt का कितना हो जाएगा
टी, यानी एक्स बराबर कितने करके आ रहा है, के टी करके आ गया, एक्स बराबर के टी, और प्लस लगाने का मतलब क्या, आई। यहाँ पर आई क्या है, समाकलित नियतांक होता है, यह समाकलन नियतांक होता है, ठीक है ना। एक्स बराबर के टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को बेटा, यानी कि यह आ जाएगा एक्स बराबर के टी, फाइनल क्या जाएगा, एक्स बराबर के टी। क्यों आया, क्योंकि तो आई होता है, उस आई का मान कितना रख रहे हैं, 0 रखने पर, आई का मान 0 रखने पर कितना जाएगा, जी निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, आई बराबर 0। अच्छा, अब बात आती है, तो समझ निकल के आ गया, एक्स बराबर के टी आ गया, ये होता है इसका वेग समाकलित समीकरण, किसका, शून्य कोटि अवधि का, शून्य कोटि का समीकरण पूछता है तो क्या होता है, एक्स बराबर के टी समीकरण उसका होता है, ठीक है ना। यहां तक सब लोगों की बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसके बाद में अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे हम लोग क्या, प्रथम कोटि की अवक्रिया।